नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? ठीक, मेल गैमिट स्पर्म का फीमेल गैमिट ओवा के साथ फ्यूज होना, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? लुक, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स एंड देयर प्रोन्यूक्लियाई। क्लियर? तो मेल और फीमेल गैमिट मिलेंगे और उसके बाद उनके न्यूक्लियाई की बात करोगे, वो भी मिलेंगे, तो उसको आपने बोला फर्टिलाइजेशन। नाउ अब देखो, फर्टिलाइजेशन एक चांस की बात होती है। इज दिस क्लियर? नाउ हाउ कम? देखो, आज एग रिलीज हुआ किसी फीमेल के अंदर और 4 दिन बाद अगर कॉइटस हुआ तो स्पर्म तो 2 दिन बाद मर जाएगा, सॉरी, एग तो 2 दिन बाद मर जाएगा और स्पर्म कब आया? 4 या 5 दिन बाद। इज दिस क्लियर? तो क्या अब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है क्या? नो। क्लियर? अब देखो दूसरी बात, स्पर्म की बात करोगे तो स्पर्म का मूवमेंट कैसा होता है? रैंडम। स्पर्म का मूवमेंट डायरेक्शनल नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल, दैट मींस रैंडम मूवमेंट है। क्लियर? तो कुछ स्पर्म इस फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं, कुछ इधर की तरफ जाते हैं। क्लियर? कुछ स्पर्म की मोटिलिटी ही कम होती है। इज दिस क्लियर? नाउ तो अब जो स्पर्म इस फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे और अगर एग इसी फेलोपियन ट्यूब में है, तब जाकर चांस फैक्टर और ज्यादा बनेगा। नाउ अब देखो, तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म कैसा होगा? रैंडम होगा। क्लियर? अब देखो, फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो नेचर ने चांस फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या किया? एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए यू हैव मिलियंस ऑफ स्पर्म। जैसे ह्यूमन के अंदर मैंने क्या बोला था? 200 to 300 मिलियन स्पर्म की बात की थी कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा है, दैट इज इन मिलियंस। दूसरा, ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, चांस फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए नेचर ने क्या किया? स्पर्म काउंट को मिलियंस में कर दिया। दूसरा, एग की साइज ये है तो स्पर्म की साइज ये है, स्पर्म की साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा आपके पास एग की साइज है। सो लुक, साइज ऑफ एग इज बिगर देन दैट ऑफ स्पर्म। इज दिस क्लियर? ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू इंक्रीज द चांस फैक्टर। क्लियर? नाउ अब देखो, एक बीकर के अंदर मैंने पानी भरा, इसमें मैंने फ्रॉग के एग्स डाल दिए और फिश के स्पर्म डाल दिए, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्या? नो। तो फर्टिलाइजेशन जनरली कैसा होगा? स्पीशीज स्पेसिफिक फिनोमिनन। क्लियर? तो कैसे है आपको बताता हूं। यहां पर आपने देखा, फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो ये एक चांस की बात है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म कैसा होता है बेटा? रैंडम। क्लियर? तो चांस को बढ़ाने के लिए नेचर ने क्या किया? स्पर्म काउंट को ज्यादा कर दिया मिलियंस के अंदर और एग की साइज भी स्पर्म से बड़ी रखी ताकि चांसेस बढ़ जाएं। अब देखो नेक्स्ट, ओवा की बात करोगे, इसके सरफेस पर आपको स्पेसिफिक प्रोटीन्स मिलेंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। सो फर्टिलाइजिन की बात करोगे, दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एग। इस ओवा के सरफेस पर क्या मिल रहा है? फर्टिलाइजिन। क्लियर? नाउ स्पर्म की बात करोगे, स्पर्म के सरफेस पर क्या मिलेगा? एंटी फर्टिलाइजिन। अगर ये सेम स्पीशीज के हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, हां या ना? यस। और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रेकग्नाइज, और रेकग्नाइज करेंगे तो अब आगे का इवेंट स्टार्ट होगा, वरना नहीं। तो ध्यान दो, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कॉम्प्लेक्स बना। क्लियर? किसकी तरह काम कर रहा है? इट बिहेव्स लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। किसकी तरह काम कर रहा है? लॉक एंड की। ठीक, जैसा ताला होगा उसी चाबी से खुलेगा कि नहीं? कि कोई सा भी ताला किसी भी चाबी से खुल जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपने बात की, तो एग के सरफेस पर मैंने आपको बताया फर्टिलाइजिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। रिमेंबर, फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, आपने बोला सिनगैमी। 2 सेल कौन से हैं? स्पर्म, और दूसरा सेल कौन सा है? ओवा। जब दोनों फ्यूज हो गए, इसका मतलब स्पर्म एग में एंटर कर गया। क्लियर? तो 2 सेल फ्यूज हुए तो आपने बोला सिनगैमी। जब स्पर्म एग में एंटर कर जाएगा तब क्या कंप्लीट हो जाएगा? मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट। और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते ही क्या रिलीज हो जाएगी? सेकंड पोलर बॉडी। क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? सेकंड पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाएगी। नाउ अब देखो, 2 सेल हैप्लॉइड सेल फ्यूज होकर एक हो गया कि नहीं? अब यहां
इनके साइटोप्लाज्म की बात करोगे, ये मिक्स हो गए, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज प्लाज्मोगेमी। नाउ कैरियो, न्यूक्लियस के फ्यूजन की बात करोगे बोलोगे कैरियोगेमी, और बाद में फाइनली इनके क्रोमोसोम्स की बात करोगे, उनकी मिक्सिंग होगी, दैट इज टर्म्ड एज इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, और आप बोलोगे एम्फीमिक्सिस। और अब जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, जो डिप्लॉयड सेल आपको नजर आएगा, दैट इज टर्म्ड एज जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको? जाइगोट। तो ध्यान दो, सिनगेमी के बाद क्या कंप्लीट हो गया? मियोसिस सेकेंड। ठीक, अब उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, क्रोमोसोम्स की इंटरमिक्सिंग हुई, और फाइनली क्या बन गया? जाइगोट। ध्यान दो बेटा, टर्म्स आपके सामने हर लेक्चर के साथ ही नई टर्मिनोलॉजीज आती जा रही है, तो कोशिश करें हर लेक्चर के बाद आप उसे रिवाइज करने की कोशिश करें। क्लियर? साथ साथ आप पढ़ते चलें ताकि ये बैकलॉग आपका बढ़ेगा नहीं, और बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तो कोई चीज आपको नई नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो ये अपन ने बात की फर्टिलाइजेशन। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन डायग्रामेटिकली। देखो, जब ओवरी से एग रिलीज होता है, दैट इज सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय जोना पेलिसिडा। क्लियर? अब देखो, यहां पर जो मैं बाहर की लेयर की बात कर रहा हूं, यह है जोना पेलिसिडा। ठीक है? जोना पेलिसिडा के ऊपर जो आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे, उनको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। ZP मतलब जोना पेलिसिडा। तो जोना पेलिसिडा पर कई तरह के रिसेप्टर्स हैं, पर अपन किसकी बात करेंगे? ZP3 रिसेप्टर्स। क्लियर? स्पर्म की बात करोगे, अगर सेम स्पीशीज का होगा तो स्पर्म क्या होगा? इसको रिकॉग्नाइज करेगा। क्लियर? तो ये जो आउटर लेयर है, ये कौन है? जोना पेलिसिडा। यहां जो मैं अब आपको बता रहा हूं, ये है सेकेंडरी oocyte। तो मैंने लिखा दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte और जोना पेलिसिडा के बीच में जो स्पेस है, उसको बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस, और जो इसमें फ्लूइड फिल्ड है वो पेरीवाइटेलाइन फ्लूइड है। क्लियर? नाउ अब देखो, स्पर्म की बात करोगे, स्पर्म ने ZP3 को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब स्पर्म की बात करोगे, उसका एक एंजाइम मैंने बताया था, जोनालाइसिन। ठीक, वो जोना पेलिसिडा को यहां से पेनिट्रेट करके कहां पर आएगा? अंदर आएगा, और इसको आप बोलते हो एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एक्रोसोमल रिएक्शन। अब देखो, जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करके स्पर्म यहां पर आ गया कि नहीं? जैसे स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे स्पर्म सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डीपोलराइज। क्या हो जाएगी? डीपोलराइज। तो मैंने क्या लिखा? डीपोलराइजेशन ऑफ PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? सेकेंडरी oocyte। अब यहां चार्ज रिवर्ट हो गया, तो बाकी स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे, जो स्पर्म टच करेगा वही एंटर करेगा। क्लियर? नाउ अब स्पर्म की बात करोगे, जहां स्पर्म टच करेगा वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट ऊपर उठ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्लियर? और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको बोलते हैं रिसेप्शन कोन। क्या बोलेंगे इसको? रिसेप्शन कोन। इज दिस क्लियर? नाउ ध्यान दो, स्पर्म पूरा का पूरा, मैंने बोला था मैमल्स में, लेकिन अपन तो डायरेक्टली ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में एक पूरा का पूरा स्पर्म एग के अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद पूरा स्पर्म क्या होगा? डीजनरेट हो जाएगा। स्पर्म की केवल दो चीज बचेंगी, न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, जब स्पर्म पूरा का पूरा अंदर चला गया, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इसको क्या बोलेंगे? तो सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंटर कर गया। अब पूरे स्पर्म का क्या होगा बेटा? डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा स्पर्म। स्पर्म की केवल दो ही चीज बची। क्लियर? तो इस स्टेप को बोलोगे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक ना? स्पर्म एंट्री के बाद क्या चीज कंप्लीट हो जाएगी? मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी इज रिलीज। क्या रिलीज हो गया? सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड। ठीक, तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो ऑलरेडी क्या थी आपके पास? पेरीवाइटेलाइन स्पेस के अंदर क्या होगा बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी थी सही। स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होगा? सेकंड पोलर बॉडी भी क्या होगा? बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की बात आप करोगे तो बताइए, स्पर्म की एंट्री के बाद क्या कंप्लीट हो गया? मियोसिस सेकंड। क्लियर? नाउ अब देखो हुआ क्या।
स्पर्म की एंट्री के बाद oocyte के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, क्लियर। पेरीवाइटलाइन स्पेस से कुछ कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ और अब देखो सेकेंडरी oocyte में रेड कलर से जो मैंने बना रखी हैं वेसिकल्स, इनको इसके अंदर जो भरा होता है, रेड कलर की जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर जो भरा है उसको बोलोगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये वेसिकल्स जो होती हैं अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगी। तो जब ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगी और इनके अंदर भरा हुआ मटेरियल कहां रिलीज हो जाएगा? पेरीवाइटलाइन स्पेस। तो ये कई सारी वेसिकल्स जिनमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल भरा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिक्स हो गई, टच कर गई, क्लियर। और इनका सारा मटेरियल कहां रिलीज हो गया? पेरीवाइटलाइन स्पेस। और पेरीवाइटलाइन स्पेस में अब ये पूरा का पूरा जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज हुआ, इसकी वजह से एक मेम्ब्रेन बन गई। तो ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसे? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आपको कहां नजर आई? पेरीवाइटलाइन स्पेस में। कहां बनी ये? पेरीवाइटलाइन स्पेस। इज दिस क्लियर? तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का रिलीज होना और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना, इसको आप बोलते हो कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्टिकल रिएक्शन। नाउ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करेगी? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैमल्स में केवल एक स्पर्म एंटर करता है, लेकिन हर स्पर्म के एक्रोसोम में तो सेम एंजाइम है, तो सब एंटर कर सकते हैं कि नहीं? बोलो यस। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की बात करोगे, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को नहीं होने देता। इज दिस क्लियर? ठीक। नाउ अब देखो, यहां पर आप देखोगे तो ये एन जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसको बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियाई, और ये कौन है? फीमेल। इज दिस क्लियर? ये अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करोगे इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो आपस डिवाइड करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगेगा, और अब मेल और फीमेल ये दोनों प्रोन्यूक्लियर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और आगे जाके फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो आगे जाकर ये क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। तो दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पाथ या कॉपुलेशन पाथ। इज दिस क्लियर? और फाइनली ये एन और एन दो न्यूक्लियस मिल जाएंगे और फाइनली क्या होगा? एक डिप्लॉइड, एक सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा और इस स्ट्रक्चर को बोलोगे आप जाइगोट। क्या बोलोगे? जाइगोट। क्लियर? तो ध्यान दो, ये आपने बात की फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताऊं। पहली बात, स्पर्म की बात करोगे, स्पर्म जब एग में एंटर करेगा तो एग में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एग को वो क्या करेगा? एक्टिवेट। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन का और क्या फायदा है? एन और एन मिलकर क्या हो जाएगा? 2n। तो स्पीशीज का ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया कि नहीं? यस। स्पर्म की बात करोगे, स्पर्म के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ने, स्पर्म के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करोगे, ये आगे जाकर क्या करवा रहा है? क्लीवेज करवाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये आपने बात की फर्टिलाइजेशन की। ठीक है ना। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं फिलहाल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हनी बी के अंदर क्या होगा? हनी बी दो तरह के एग्स देती है। ठीक, वो हैप्लॉइड एग जिससे हमेशा मेल या ड्रोन पैदा होते हैं, उस पर ध्यान देना। हनी बी के अंदर एक हैप्लॉइड एग जिसकी बात कर रहा हूं, जिससे हमेशा मेल पैदा होता है। क्लियर? उस प्रोसेस की बात करोगे पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि इन एग में स्पर्म एंटर करता ही नहीं है और ये हैप्लॉइड एग बिना स्पर्म की एंट्री के ही पूरे कंप्लीट इंडिविजुअल को बना देता है। इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हनी बी के अंदर मेल का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग से ही होगा। इज दिस क्लियर? नाउ बट मैंने आपको बता दिया कि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो एक लाइन में फर्टिलाइजेशन। स्पर्म किसको रिकॉग्नाइज करेगा? ZP3 रिसेप्टर्स जो कहां मिलेंगे? जोना पेलिसिडा पर। जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। ठीक, अब स्पर्म क्या होगा बेटा? जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करके कहां आ जाएगा? अंदर की तरफ, और पेरीवाइटलाइन स्पेस से होता हुआ कहां पहुंच गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte को टच किया। ठीक है, तो इस जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करना। इज दिस क्लियर? आपने बोला एक्रोसोमल रिएक्शन की बात की ना। यहां पर मैंने आपको बताया जहां स्पर्म टच करेगा वहां एक छोटा सा क्या बन जाएगा? रिसेप्शन कोन।
ठीक है। नाउ अब स्पर्म अलोंग विद रिसेप्शन कोन अंदर की तरफ आ जाएगा, इसको क्या बोलते हो आप? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म एग में एंटर करने के बाद पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका केवल न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बचेगा। स्पर्म की एंट्री के बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? नाउ अब देखो यहां पर स्पर्म की एंट्री के बाद ये जो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भरे हैं, ये मूव करेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी साइड के पास चली जाएंगी, वहां जाकर फ्यूज हो जाएंगी और इनका सारा मटेरियल कहां चला गया? पेरीवाइटलाइन स्पेस। और इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की वजह से क्या बनी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो बताइए वो कौन है जो पॉलीस्पर्मी को रोकती है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियर ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या होगा? आगे चलकर फ्यूज हो जाएंगे और फाइनली एक आपके पास ठीक डिप्लॉयड न्यूक्लियस नजर आएगा और अब इस सेल को क्या बोल दोगे आगे चलकर? जाइगोट। इज दिस क्लियर? तो ये पूरे आपने फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात की और अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद अब देखते हैं क्लीवेज। नाउ क्लीवेज क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के अंदर जो अब रैपिड डिविजन्स होंगे, इसको क्या बोलते हो आप? क्लीवेज। ठीक है, तो ध्यान दो, क्लीवेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेगमेंटेशन एंड क्लीवेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्लोज्ड माइटोसिस। ये एक तरह का क्या है? क्लोज्ड माइटोसिस। क्लीवेज किस में होगा? तो इनिशियल डिविजन्स इन जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें जो अर्ली एम्ब्रियो है उसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं उनको आप बोलते हो क्लीवेज। तो ध्यान दो, जब क्लीवेज डिविजन्स हैं तो ये रिलेटिवली फास्ट डिविजन्स हैं कि नहीं? क्लीवेज के टाइम पर एम्ब्रियो की ओवरऑल साइज तो सेम रहती है बट नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते जाते हैं और साइज ऑफ ब्लास्टोमियर कम होती जाती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल को लें, अगर एक एप्पल को मैं ऐसे कट करता हूं तो कितने पीस हो गए? 2। अब ऐसे कट करता हूं तो कितने हो गए? 4 पीस। और अब बीच में से कट करता हूं तो कितने हो गए? 8 पीस। इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, नंबर ऑफ पीसेज आर इंक्रीजिंग, पीस का नंबर बढ़ता जा रहा है, पीस की साइज कम होती जा रही है, बट ओवरऑल एप्पल तो सेम ही है ना। ठीक है ना? तो देखो यहां पर मैंने बोला द इनिशियल डिविजन्स इन जाइगोट ओब्लिक फर्टिलाइज्ड एग इज टर्म्ड एज क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज को मैंने एक नाम दिया था सेगमेंटेशन, और क्लीवेज क्या है? क्लोज्ड माइटोसिस। क्या है ये? क्लोज्ड माइटोसिस। क्लियर? कैन यू गेट दिस? नाउ अब देखो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग क्लीवेज। देखिए अगर ये पहला क्लीवेज हुआ तो कितने सेल्स बने? 2 सेल्स बने। ध्यान दो, सेल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर्स। क्या बोला? सेल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर्स, क्योंकि नॉर्मल माइटोसिस में जब बनते थे तब आप क्या बोलते थे? डॉटर सेल्स, लेकिन यहां क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। तो ध्यान दो बेटा, हर लेक्चर के साथ, हर टॉपिक के साथ टर्मिनोलॉजीज आपके साथ बढ़ती जा रही हैं, तो बेटा टाइमली रिवाइज करते रहना। ठीक है ना? अब देखो ये दूसरा कट लगा तो कितने सेल्स बन गए? 4। ठीक है, और ये जो सेल्स बनते जा रहे हैं इनको मैंने आपके सामने क्या बोला? ब्लास्टोमियर। तो क्लीवेज होते जाएंगे तो ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ता जाएगा। क्लियर? हर सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियस। इज दिस क्लियर? नाउ फर्स्ट तो इन सेल्स को क्या बोल रहा हूं? ब्लास्टोमियर। ठीक, सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग क्लीवेज? नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर increases, yes, size of blastomere decreases, but the size of embryo की बात करोगे it remains almost same। ठीक है, तो ये आपने बात की क्लीवेज। अब देखो एक लाइन डायग्राम में आपको बताऊं, ये था जाइगोट। क्लियर? जाइगोट के बाद जो स्टेज आएगी उसको बोलोगे मोरुला, मोरुला के बाद बोलोगे ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा गैस्ट्रुला। क्लियर? तो ओवरऑल साइज क्या दिख रही है? करीब करीब सेम है कि नहीं? ना। अब देखो जाइगोट की बात करोगे इट इज हैविंग सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस, बट अब जब स्टेज की बात करूंगा मोरुला, तो 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोलोगे? मोरुला। तो इतनी सी जगह के अंदर मैंने कितने ब्लास्टोमियर्स के अकोमोडेट किया? 16, और हर ब्लास्टोमियर में क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियस। ईच ब्लास्टोमियर इज हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, यस और नो?
अब मैंने बोला ब्लास्टुला, 32 से लेकर आगे तक जो स्टेज होती है करीब 200 तक, क्लियर, तो वो सब क्या होगा, ब्लास्टुला स्टेज। तो कुल मिला के ब्लास्टुला स्टेज स्टार्ट कहां से हुई, 32 सेल स्टेज। तो इतनी सी जगह में मैंने 32 सेल्स को क्या किया, एकोमोडेट किया। इज दिस क्लियर? नाउ टेल मी, यहां एक न्यूक्लियस था और हर इस न्यूक्लियस की बात करोगे इसमें क्या थे, 46 क्रोमोसोम। यहां 16 ब्लास्टोमियर्स हैं कि नहीं, ठीक, सबके अंदर एक न्यूक्लियस और सबके अंदर क्या होगा, 46 क्रोमोसोम। इज दिस क्लियर? नाउ तो ऐसे आप क्या देख रहे हो, ड्यूरिंग क्लीवेज, ड्यूरिंग व्हाट, क्लीवेज, डीएनए का अमाउंट तो बेटा बढ़ता ही जा रहा है, क्लियर, ड्यूरिंग क्लीवेज डीएनए का अमाउंट बढ़ता जा रहा है कि नहीं, बट जो साइटोप्लाज्म जाइगोट में था करीब करीब सेम साइटोप्लाज्म ही आगे है कि नहीं। सो ड्यूरिंग क्लीवेज द अमाउंट ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड बढ़ता जा रहा है, बट द साइज, आपने बात की अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करोगे, इट रिमेन्स सेम। वो बात अलग है कि पर सेल साइटोप्लाज्म कम हो गया, पर सेल साइटोप्लाज्म कम हो गया, बट ओवरऑल साइटोप्लाज्म तो क्या रहा, सेम ही रहा कि नहीं, ठीक है। नाउ तो ये आपने बात की क्लीवेज, ठीक है। नाउ क्लीवेज स्टार्ट्स इन जाइगोट, क्लीवेज जाइगोट में स्टार्ट होगा और क्लीवेज कहां जाकर स्टॉप होगा, तो बोलोगे गैस्ट्रुला, एंड स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला की एंड स्टेज में क्या होगा, क्लीवेज स्टॉप हो जाएगा और नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। आपने बात की नॉर्मल डिवीजन मतलब माइटोसिस बिगिंस, क्लियर। दिस इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान दो। क्लीवेज कब बंद हो जाएगा, गैस्ट्रुला, और स्पेसिफाई करूं तो एंड स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल डिवीजन मतलब नॉर्मल माइटोसिस, क्लियर। नाउ अब देखो व्हाई क्लीवेज, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट जाइगोट, जाइगोट नॉर्मल सोमेटिक सेल से बड़ा है, क्लियर। तो आप ऐसा डिवीजन चाहते हो कि जो ब्लास्टोमियर बने उनकी कॉन्स्टेंटली साइज छोटी होती जाए होती जाए होती जाए। इज दिस क्लियर? तो जाइगोट की बात करोगे सोमेटिक सेल से काफी बड़ा है, तो जाइगोट के अंदर जब नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज होंगे और ब्लास्टोमियर की साइज करीब करीब नॉर्मल सोमेटिक सेल के बराबर आ जाएगी, तब क्लीवेज बंद हो जाएगा और उसके बाद नॉर्मल डिवीजन मतलब माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये क्या है, दिस इज क्लोज्ड माइटोसिस। तो डिफरेंस भी तो देख लें ना। देखो बात कर रहा हूं तो दिस इज नॉर्मल माइटोसिस और यहां मैं आपको बताता हूं क्लीवेज। हे गाइस, जब भी आप सेल डिवीजन पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, डॉटर सेल्स, ठीक। डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। लेकिन क्लीवेज के टाइम पर मैंने क्या बोला, सेल्स प्रोड्यूस आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर्स, क्लियर। नाउ अब देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो माइटोसिस के बाद KI मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रिमेन्स सेम, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीवेज, तो क्लीवेज के बाद कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करोगे, इट इंक्रीजेस, क्लियर। जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था, जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो डिवीजन होते हैं उनको बोलते हो क्लीवेज। बाकी जितने भी सोमेटिक सेल या जर्मिनल सेल में डिवीजन होते हैं वो सारे डिवीजन को क्या बोलते हो आप, माइटोसिस। अब देखो, रिमेंबर जब आपने सेल साइकिल पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था सेल साइकिल में इंटरफेज के बारे में सुना था, क्लियर। इंटरफेज में आपने एस फेज का नाम सुना था, G1 G2 मतलब ग्रोथ फेज 1 ग्रोथ फेज 2 का नाम सुना था। एक टर्म आपने कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन की बात की, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोला था, साइटोकाइनेसिस, क्लियर। नाउ यहां पर ड्यूरिंग क्लीवेज एस फेज तो होगा, मतलब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन ये सब तो बनेंगे, लेकिन ग्रोथ फेज की बात करोगे, G1 G2 की बात करोगे, ये आपने बोला एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। ग्रोथ फेज 1 ग्रोथ फेज 2 ये तो एब्सेंट है या बोलोगे हाईली रिड्यूस्ड। इज दिस क्लियर? इसका मतलब न्यू साइटोप्लाज्म इज नॉट फॉर्म्ड, नया साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था ओवरऑल साइटोप्लाज्म रिमेन्स सेम, ओवरऑल साइटोप्लाज्म रिमेन्स सेम, क्लियर। नाउ जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो आपने बोला यहां कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है कि नहीं। सो ड्यूरिंग क्लीवेज कैरियोकाइनेसिस भी होता है, हे गाइस साइटोकाइनेसिस भी होता है, ठीक। बट न्यू साइटोप्लाज्म की बात करोगे ये नहीं बनेगा, क्योंकि G1 G2 या तो बहुत शॉर्ट है या फिर एब्सेंट है, क्लियर। तो ये आपने डिफरेंसेस देखे क्लीवेज के अंदर और नॉर्मल माइटोसिस में, क्लियर। नाउ चीजों को समझने पर ज्यादा फोकस करें, क्लियर। और जैसे ही मेरा मूवमेंट चेंज हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ बट समझना
इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, तो ध्यान दें। नाउ देखो, एक सेल को मान लो एक एप्पल को मैंने ऐसे कट किया, कितने 2 पीसेस हो गए, अब 4 हो गए, अब 8 हो गए, फिर ऐसे कट किया तो 16, ऐसे कट किया तो 32। इसका मतलब 1 से क्या बने 2, 2 से क्या बने 4, 4 से क्या बने 8, 8 से क्या बने 16, और ये क्या होगा 32, लाइक दिस। क्लियर? तो करीब 32 के बाद तक ये क्लीवेज जो होता है, ये आप इनको देख सकते हैं, लेकिन आगे चलकर क्लीवेज बहुत ज्यादा रैंडम हो जाते हैं, फिर वो क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आते हैं। तो शुरू में देखो, एक क्लीवेज से क्या बना 2, 2 से क्या बना 4, 4 से यहां आपने बात की थर्ड में, फिर फोर्थ में और फिफ्थ में। बताइए 32 ब्लास्टोमेयर बनाने के लिए मुझे कितने क्लीवेज चाहिए? तो आपका आंसर होगा 5। 16 ब्लास्टोमेयर बनाने के लिए मुझे कितने क्लीवेज चाहिए? तो आपने बोला 4। इज दिस क्लियर? नाउ 8 ब्लास्टोमेयर बनाने के लिए मुझे कितने डिविजन्स चाहिए? तो बोला 3। तो एक एप्पल को मैंने ऐसे काटा तो 2 पीस हुए, अब क्या होगा 4 हो गए, और तीसरे कट में क्या होगा 8 हो गए। इज दिस क्लियर? तो ये आपने जनरल बात किसकी की? क्लीवेज। ठीक है, नाउ क्लीवेज के बारे में कुछ पॉइंट्स और आपको बताता हूं। आफ्टर क्लीवेज अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में। ठीक, तो पहले अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर, और दूसरी बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। तो देखो, फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर। फेट की बात करोगे, बोलोगे किस्मत। ठीक, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर क्लीवेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज और एक होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। क्लियर? नाउ व्हेन फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज फिक्स्ड और डिटरमाइंड, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में अर्ली स्टेज के अंदर, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही ब्लास्टोमेयर का फेट डिसाइड हो जाता है कि इस ब्लास्टोमेयर को ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। क्लियर? अगर उनमें से कुछ ब्लास्टोमेयर को रिमूव कर दिया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होगा वो गड़बड़ा जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये आपने बात की डिटर्मिनेट, ये कहां मिलता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनडिटर्मिनेट। किसकी बात करेंगे? इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट डिटरमाइंड। ध्यान दो, इससे पहले मैंने आपको स्टेज बताई थी, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टुला के अंदर डिफरेंशिएशन की, ब्लास्टोमेयर के डिफरेंशिएशन की तैयारियां होती है, प्रिपरेशन होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन कहां जाकर होगा? गैस्ट्रुला में। कहां जाकर होगा? गैस्ट्रुला में। क्लियर? तो अगर ब्लास्टुला स्टेज में भी अगर आप क्या कर दें, या उससे पहले कट भी लगा दें और वो 2 अलग अलग एम्ब्रियो यूट्रस में इंप्लांट कर दें, क्लियर, तो क्या होगा? 2 बच्चे पैदा होंगे। ऐसा नहीं कि आधा कटा हुआ बच्चा बीच में से पैदा होगा। क्लियर? नाउ इनडिटर्मिनेट की बात करोगे तो यहां पर क्या होगा? फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज नॉट डिटरमाइंड। क्लियर? ये कब डिटरमाइन होगा? गैस्ट्रुला स्टेज में होगा। ठीक है, नाउ अब देखो, इस बेस पर मैं आपको 2 बात बता देता हूं, लेकिन इनडिटर्मिनेट को क्लियर करने के लिए एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको बताता हूं। कॉमन से मतलब ट्विंस के बारे में, दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब क्या होगा? जो बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर मूवीज में भी देखा होगा तो राम श्याम, या लड़कियां हैं तो सीता गीता, बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। क्लियर? ना, तो देखो आइडेंटिकल ट्विंस की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इनको क्या भी बोलते हो आप? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लुक, एक एग, 1 egg इज फ्यूज्ड विद 1 sperm। जब एक एग एक स्पर्म से फ्यूज होगा, सपोज मान लो ये वाई वाले स्पर्म से फ्यूज हुआ, तो जो जाइगोट बनेगा वो कौन है? एक्स वाई। क्लियर? तो ये एक्स एग किसके साथ फ्यूज हुआ? वाई वाले स्पर्म के साथ। जो जाइगोट बना वो कौन? एक्स वाई। आगे चलकर इंप्लांटेशन से पहले टूट गया और अलग अलग इंप्लांट हो गए, तो ध्यान दो, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक्स वाई। तो ये दोनों बच्चे कैसे होंगे? मेल होंगे। क्लियर? और बिल्कुल एक जैसे होंगे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या है? सेम है। क्लियर? सो आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर या तो दोनों क्या हो? मेल। अब देखो, ये स्पर्म अगर एक्स टाइप होता तो ये जाइगोट कैसा होता? एक्स एक्स। और ये इंप्लांटेशन से पहले अगर ये टूट जाता और यूट्रस में अलग अलग इंप्लांट होता तो ये दोनों क्या डेवलप होती बेटा? फीमेल्स। क्लियर?
तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? सेम। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में एक मेल और एक फीमेल कभी नहीं हो सकते। इज दिस क्लियर? नाउ तो ये आपने बात की मोनोजाइगोटिक ट्विन, क्योंकि एक जाइगोट के स्प्लिटिंग से ही बने हैं। क्लियर? आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। क्लियर? नाउ अब देखो, कुछ आइडेंटिकल ट्विंस जब पैदा होते हैं तो वो सेपरेट नहीं हो पाते। कुछ हाथ से जुड़े रह जाते हैं, कुछ सिर से जुड़े, कुछ पैर से, कुछ हिप से जुड़े हुए रह जाते हैं। क्लियर? नाउ सच टाइप ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस आर टर्म्ड एज सियामीज ट्विंस। इनको क्या बोलते हो? सियामीज ट्विंस, या इनको बोलते हो कॉन्जॉइंट ट्विंस। क्लियर? कॉन्जॉइंट ट्विंस या सियामीज क्या होगा बेटा? ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं बट दे फेल टू सेपरेट फिजिकली। क्लियर? नाउ जब ट्विंस की बात आई है तो मैं डाइजैगोटिक ट्विंस भी बता देता हूं। अदरवाइज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज को एक्सप्लेन किससे किया जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो जब इंप्लांटेशन से पहले ये दो अलग अलग टूटकर इंप्लांट हुए थे तो क्या बच्चे आधे आधे पैदा हुए थे क्या? नो। इसका मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में फेट ऑफ ब्लास्टोमेर लेट स्टेज के अंदर डिसाइड हो रहा है। क्लियर? नाउ अब देखो, डाइजैगोटिक ट्विंस की बात करोगे, मैंने आपको पहले भी बोला था फीमेल में हर महीने एक ओवरी से एग रिलीज होता है। इस महीने इससे हुआ तो अगले महीने इससे होगा। लेकिन नेचर की बात करोगे तो कभी कभी गलती हो जाती है कि नहीं? ना, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर दो एग रिलीज हो गए तो इसका मतलब दो अलग अलग स्पर्म से फ्यूज होंगे कि नहीं? यस। तो देखो, अगर दोनों वाई वाले स्पर्म है तो ये दोनों बच्चे क्या होगा? मेल होंगे। लेकिन जेनेटिक मटेरियल की बात करोगे वो डिसिमिलर होगा। इज दिस क्लियर? तो इनके क्या होगा? चेहरे वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग दिखेंगे। बस एक साथ पैदा हुए हैं इसलिए आप इनको क्या बोल रहे हो? ट्विंस। क्लियर? तो देखो, टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म के साथ फ्यूज हुए। अगर ये वाई वाई है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मेल। अगर ये एक्स एक्स वाले से होते तो दोनों फीमेल हो जाते, और एक स्पर्म एक्स वाला और एक वाई वाला होता तो एक मेल और एक फीमेल भी हो जाता। इज दिस क्लियर? इसका मतलब टू डिफरेंट एग्स विल फ्यूज विद टू डिफरेंट स्पर्म्स। तो इस ट्विन को बोलोगे डाइजैगोटिक ट्विन। इनको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल, बस एक साथ पैदा हुए हैं लेकिन क्या होगा? वो तो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस तो एक जैसे दिखते हैं, और ये क्या होगा? थोड़े अलग अलग दिखेंगे। और डाइजैगोटिक ट्विंस का एक और नाम है, इसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। इन्हीं को क्या बोलते हो आप? फ्रेटर्नल ट्विंस। क्लियर? नाउ तो समझने पर पूरा आपका ध्यान रहे, ठीक है? और जो बोलता जा रहा हूं वो टाइमली आप रिवाइज करते चले। तो ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर। ठीक है? ट्विंस की बात करोगे तो ये एक बार फिर आपके पास कहां पर आ जाएगा? जेनेटिक्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। इफ अ फीमेल डॉग गिव बर्थ टू 6 पपीज, एक फीमेल डॉग 6 बच्चों को जन्म देती है तो उसमें कितने एग रिलीज हुए? क्या आंसर होगा? जब तक कुछ नहीं बोला जाए, दैट इज द केस ऑफ मल्टीपल ओव्यूलेशन। डॉग के अंदर 6 से 8 बच्चे तो यूजुअली पैदा ही होते हैं। क्लियर? क्योंकि वहां आपको ट्विंस का नंबर नहीं बताया इसलिए आप आगे की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन लिखा है, इफ अ फीमेल डॉग गिव बर्थ टू 6 पपीज, इसका मतलब वहां 6 बच्चे हैं तो 6 ही एग रिलीज हुए हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है? नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। क्लियर? अब देखो, बेल्फर, एक साइंटिस्ट थे बेल्फर, उन्होंने एक लॉ दिया था। लॉ क्या था? रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक। इन्होंने बोला था कि जिस अंडे के अंदर यॉक जिस जगह पर ज्यादा होगा, जिस एग में, वहां रेट ऑफ क्लीवेज या तो कम होगी, और बहुत ज्यादा यॉक होगा तो शायद वहां क्लीवेज ही नहीं होता है। क्लियर? तो उसके बारे में आपको बताता हूं। तो रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक। ये किसका लॉ था? बेल्फर्स लॉ। ना अब देखो, 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। पहले होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक? व्हाट डू मीन बाय होलोब्लास्टिक? जब पूरे के पूरे एग में हर जगह क्लीवेज हो, कोई भी पार्ट अनक्लीव्ड ना रहे, उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है? नाउ लेकिन जब एग के अंदर यॉक इतना ज्यादा हो तो इस पार्ट में तो क्लीवेज हो ही नहीं सकता। क्लीवेज केवल कहां
होकर रुक जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो ये हॉलो मतलब कंप्लीट क्लीवेज, मीरो मतलब इट इज लोकेटेड ओनली इन साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो देखो, इन होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्लीवेज होगा और यॉक में भी होगा। लेकिन मीरोब्लास्टिक के अंदर क्लीवेज केवल साइटोप्लाज्म में होकर रह जाएगा। यॉक की बात करोगे, दिस विल रिमेन अनक्लीव्ड। ठीक है, तो ध्यान दो, पॉलीलिसाइथल एग को छोड़ बाकी जितने भी तरह के एग्स होते हैं उन सब में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, लेकिन जो पॉलीलिसाइथल एग्स होते हैं उनके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है ना, होलोब्लास्टिक को आपने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लियर? जब ब्लास्टोमियर करीब करीब सेम साइज के बन जाएं तो आप बोलोगे इसको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसका मतलब आइसोलिसाइथल एग के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम है, स्कैटर्ड है हियर एंड देयर। क्लियर? तो जब ब्लास्टोमियर करीब करीब सेम साइज के हों तो क्या बोलोगे? इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ना, अब देखो, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब ब्लास्टोमियर छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहा हूं। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ मीजोलिसाइथल एग। मीजोलिसाइथल एग को याद करो, मैंने बताया था टीलोलिसाइथल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। तो फ्रॉग का एक एग्जाम्पल बताया था, याद करो। वेजिटल पोल की तरफ क्या होगा? यॉक पड़ा हुआ है, और एनिमल पोल की बात करोगे उधर केवल क्या है? साइटोप्लाज्म। याद आ रही है बात? ठीक, अब साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में तो यॉक है ही नहीं, तो यहां जो क्लीवेज होगा वो बहुत रैपिड होते हैं। ये जो क्लीवेज डिविजन्स होते हैं ये क्या होगा? बहुत फास्ट होते हैं। इज दिस क्लियर? तो यहां रैपिड डिवीजन की वजह से जो ब्लास्टोमियर बने वो छोटे साइज के ब्लास्टोमियर हैं, और जहां यॉक था वहां क्या होगा? डिवीजन रेट कंपैरेटिवली स्लो थी, तो यहां जो ब्लास्टोमियर बने वो बड़े साइज के ब्लास्टोमियर बने। तो बेटा, जो छोटे वाले ब्लास्टोमियर हैं उनको बोलते हैं माइक्रोमियर, और जो बड़े वाले ब्लास्टोमियर्स बने उनको बोला मैगामियर। क्या बोला? मैगामियर। क्लियर? तो ये क्या है? अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। किसमें मिले? मीजोलिसाइथल या टीलोलिसाइथल। तो एक कॉमन एग्जांपल मैंने बताया था फ्रॉग का। ना, अब कितनी बड़ी बात आ गई, ह्यूमन बींग्स। अरे ह्यूमन बींग्स का एग तो एलिसाइथल है कि नहीं? क्लियर? ह्यूमन बींग्स का एग एलिसाइथल है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या होगा? अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। कैसे हैं? अनइक्वल होलोब्लास्टिक। तो ध्यान दो, ह्यूमन की बात करोगे, ठीक, यहां क्लीवेज कैसे हैं? एसिंक्रोनाइज्ड। तो ह्यूमन के अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं, ये पॉइंट यहां लिख देता हूं। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्वालिटी क्या होती है? पहली बात, क्लीवेज डिविजन्स की बात करोगे रिलेटिवली स्लो। ढंग से सुनते जाइए मेरी बात। क्लियर? रिलेटिवली स्लो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लीवेज। दूसरी बात, एसिंक्रोनस होता है। क्या है ये? ये एसिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस मतलब एक सेल अब डिवाइड कर रहा है, दूसरा बाद में डिवाइड कर रहा है। तो ठीक, जैसे एक एप्पल को मैंने ऐसे कट किया तो 2 पीस हो गए कि नहीं? अब एक पीस को तो मैंने अभी काट दिया और दूसरे पीस को 3 मिनट बाद काटा, तो एट एनी टाइम मुझे क्या नजर आएंगी? 3 सेल स्टेज। क्या नजर आएंगी? 3 सेल स्टेज। क्लियर? इसका मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करोगे, यहां क्लीवेज इज रिलेटिवली स्लो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैसे हैं? एसिंक्रोनाइज्ड क्लीवेजेस। क्लियर? तो क्लीवेज यहां कैसे हैं? एसिंक्रोनाइज्ड। किसमें? ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक, और कैसे हैं ये क्लीवेज? होलोब्लास्टिक तो है बेटा, क्लियर, लेकिन अनइक्वल। कैसे हैं? अनइक्वल। तो ध्यान दो, जो ब्लास्टोमियर बने वो क्या होगा? बड़े छोटे बने कि नहीं? फिर ये डिवाइड कर गया, बड़ा वाला बाद में डिवाइड करेगा, तो ह्यूमन में क्या चीज नजर आ गई आपको? 3 सेल स्टेज। क्या नजर आएंगी? 3 सेल स्टेज। ठीक ना, अब देखो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। किसकी बात करेंगे? मीरोब्लास्टिक। तो ध्यान दो, बर्ड के एग में मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा है, ठीक, कि यॉक बहुत ज्यादा है। तो बर्ड के एग में मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म इतना कम है कि इट इज फ्लोटिंग इन फॉर्म ऑफ अ डिस्क, और यॉक इतना ज्यादा है कि साइटोप्लाज्म के ठीक ऊपर तैर रहा है। लेकिन इंसेक्ट एग में बताया था यॉक कहां पर है? सेंटर में है। लेकिन इनकी कंडीशन क्या बताई थी? ये सारे एग्स कैसे हैं? पॉलीलिसाइथल। क्लियर? तो इनके अंदर डिवीजन केवल साइटोप्लाज्म में होकर रह जाएगा, यॉक रिमेन्स अनडिवाइडेड।
हे यॉक रिमेन्स अनडिवाइडेड, तो ध्यान दो इसमें साइटोप्लाज्म में यहां डिवीजन होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक, तो डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किन एग्स में मिलेंगे? बर्ड्स के में, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसेक्ट एग। इंसेक्ट एग में क्लीवेज एक बार फिर कहां होगा? केवल साइटोप्लाज्म में होगा, और वो भी क्या होगा? सुपरफिशियल, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहां है? पेरीफेरी पर है। तो हे गाइस, यॉक रिमेन्स अनडिवाइडेड, डिवीजन अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। तो इंसेक्ट के अंदर सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बताया, ठीक, और ह्यूमन भी और बर्ड्स, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियंस की बात करोगे, इनके अंदर मैंने आपको डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बताया। क्लियर? नाउ सारी बात बताने के बाद भी टाइप्स ऑफ क्लीवेज पर मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा इन्हें फोकस करें। क्लियर? ट्विंस का टाइप ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ही सही, तो मैंने आपसे टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में कोई ज्यादा फोकस करने को नहीं कहा है। ठीक है?